नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश की सबसे दमदार डिबेट सबसे बड़े पैनल के साथ। आर पार में आज शाम 7 बजे एक ऐतिहासिक डिबेट होगी जहां पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी एक तरफ होंगे तो दूसरी तरफ संजय सिंह होंगे, तो एक तरफ संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद संबित पात्रा पहली बार किसी लाइव डिबेट में आज हमारे साथ आर पार में जुड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना पर सियासत का खुला खेल शुरू हो गया है, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह फैसला उलट दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने सियासी मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा एलजी साहब ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है, यानी संकट खड़ा कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं। ये वही पुराना आरोप है जो पिछले 5 साल तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी लगाती रही। तो उधर बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एमसीडी हालांकि बीजेपी के पास है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मौका सियासत करने का है। इसी बीच खुद मनीष सिसोदिया ने संकेत दिए कि दिल्ली में बहुत बड़े संकट की तरफ दिल्ली बढ़ रही है। आशंका है कि करीब 50 दिनों में दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना केस हो जाएंगे। क्या इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तैयारी गुल, सियासत फुल, क्योंकि आज हम आपको कई दर्दनाक सच्चाइयां भी दिखाने वाले हैं। एक पूर्व मंत्री मनीष तिवारी को अपनी पत्नी के कोरोना टेस्ट के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ा। एक पूर्व सांसद की भतीजी इलाज ना मिलने के चलते दम तोड़ गई इसी दिल्ली के अंदर। आखिर ये दिल्ली में क्या हो रहा है? और मुंबई की कहानी तो और भी डरावनी है। मुंबई की स्थिति चीन के वुहान जैसी बन चुकी है। आज की आर पार की टक्कर कोरोना के खिलाफ इस भीषण लड़ाई में, क्योंकि कोरोना रोकने से रुक नहीं रहा है। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजनीति इतनी शर्मनाक है कि वो इस काल में भी हो रही है, मुस्तैद हो रही है। आज तमाम नेताओं पर सवाल जो राजनीति कर रहे हैं कोरोना के इस काल में, क्योंकि आम आदमी मरेगा तो अमीश देवगन आज सवाल पूछेगा। दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए। क्या कोरोना ने देश को बांट दिया है? अपने ही देश के लोग बाहरी कैसे हो गए? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों के इलाज का फरमान सुना दिया। कहा गया कि बाहर के लोगों का दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं होगा। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी। दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हथकंडे अपना रही थी। इस बीच कुछ दहला देने वाली खबरें भी सुन लीजिए। दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले वीरेंद्र 5 दिन इलाज के लिए भटके, लेकिन इलाज नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर भोपाल पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन मिल रहा तो मेरे फादर को बहुत बड़ी हेल्प होती है। सिर्फ ऑक्सीजन मिल चाहिए था, सर ऑक्सीजन तक किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। कोई दिल्ली का कहे दिल्ली के बाहर नहीं आएगा, और बाकी के प्रदेश कह दे कोई दिल्ली का नहीं आएगा, तो क्या स्थिति देश की बनेगी? पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी की भतीजी को सफदरजंग अस्पताल में ना तो आईसीयू में जगह मिली ना वेंटिलेटर, जिसके बाद उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। शाहिद सिद्दीकी ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मदद भी मांगी थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी अपनी पत्नी का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए घंटों भटकते रहे। हालांकि गनीमत रही कि इतनी मशक्कत के बाद जब टेस्ट हुआ तो उनकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब जरा दिल्ली का डरावना सच। खुद
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुबानी सुन लीजिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। सवाल ये है कि दिल्ली में मौजूदा मरीजों की संख्या भारी पड़ रही है। ऐसे में जो आंकड़े मनीष सिसोदिया बता रहे हैं, अगर वो सही साबित हुए तो दिल्ली इसके लिए तैयार है। सवाल ये भी कि क्या दिल्ली में कोरोना की तैयारियों में कमी रह गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तैयारी गुल, सियासत फुल। क्यों सियासत फुल है, आज इसका विश्लेषण भी सुनिए। तैयारी गुल और सियासत फुल होने का विश्लेषण। 31 जुलाई तक दिल्ली में करीब 5.5 लाख कोरोना केस की आशंका है। ये खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 54.05% बेड भर चुके हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के 48% से ज्यादा आईसीयू भर चुके हैं। तैयारियों में चूके केजरीवाल या बीजेपी की ये सियासी चाल है। बीजेपी अपनी राजनीति खेल रही है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में तो हमारी सरकार नहीं है, यानी राज्य में हमारी सरकार नहीं है, बाकी जगह हमारी सरकार है, तो हम बाहर के सब लोगों की बात करेंगे लेकिन दिल्ली वालों की बात नहीं करेंगे। या फिर केजरीवाल अपनी सियासत खेल रहे हैं, उन्हें लग रहा है दिल्ली में तो हमारी सरकार है, बाहर हमारी कहीं सरकार है नहीं, तो हम दिल्ली का ख्याल रख लेते हैं। इसीलिए आज मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। मेरे साथ बात करने के लिए 2 धुरंधर नेता हैं। एक का डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, और दूसरी तरफ संजय सिंह जी हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ पूर्व दिल्ली के प्रेसिडेंट मनोज तिवारी भी जुड़ेंगे जो दिल्ली के सांसद भी हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और हम कोशिश करेंगे मनीष तिवारी को भी हम लाइन पर लें। मैं सीधा रुख करता हूं संजय जी आपका, और शुरुआत आपसे करता हूं। मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला तुच्ची राजनीति कर रही है बीजेपी, शर्मनाक, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। एलजी के कंधे से बंदूक चला रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में तो सब लोगों का अधिकार है, ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो स्वस्थ होकर फिर से आ गए हैं, और मैंने उनको फ़ोन भी किया था। मेरी शुभकामनाएं थी उनके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है वो फिर से डिबेट में आए हैं आपके। जहाँ तक तैयारी गुल शब्द का आपने इस्तेमाल किया, मैं यहीं से बात को शुरुआत करता हूँ। हमारी तैयारी वास्तव में गुल है या हमने कुछ किया है? जी, आपने टेस्टिंग का सवाल उठाया, बेड के इंतजाम का सवाल उठाया, शाहिद सिद्दीकी साहब की भतीजी का केस उठाया, और ज़रूरत पड़ेगी तो इस प्रोग्राम के बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं लगातार उनके केस में उनके साथ जुड़ा रहा, उनके साथ बातचीत करता रहा, और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि उनकी भतीजी की जो रिपोर्ट आई है वो उनकी भतीजी की दुखद मृत्यु हुई। मेरी गहरी संवेदना है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हो सकता है आपके चैनल को नहीं पता चला हो, तो आप सफदरजंग हॉस्पिटल से कंफर्म कर शाहिद सिद्दीकी का ट्वीट हमने उठाया जो उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को भी उन्होंने मार्क कराया और अरविंद केजरीवाल को भी मार्क कराया। उनकी बोला कि मेरी भतीजी को आईसीयू में जगह नहीं मिली। मैं बता रहा हूं आपको कि उनकी भतीजी का मरणोपरांत जो टेस्ट हुआ था कोरोना का, वो टेस्ट नेगेटिव आया है, और इसको आप चाहें तो सफदरजंग हॉस्पिटल से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन उसकी दुखद मृत्यु हुई है। गहरी संवेदना है मेरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। कोरोना से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, ये सफदरजंग से आप कंफर्म कर सकते हैं जी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, टेस्टिंग के मामले में हम कहां खड़े हैं। प्रति मिलियन दिल्ली में 12,198 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, तमिलनाडु में 7400 लोगों की हो रही है, राजस्थान में 6200 लोगों की हो रही है, कर्नाटका में 5400 लोगों की हो रही है, महाराष्ट्र में 4404 लोगों की हो रही है, गुजरात में 3531 लोगों की हो रही है, बंगाल में 2595 लोगों की हो रही है, मध्य प्रदेश में 2300 लोगों की हो रही है, उत्तर प्रदेश में 1532 लोगों की हो रही है, और बिहार में 769 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। प्रति मिलियन यानी प्रति 10 लाख में टेस्टिंग के मामले में दिल्ली देश का सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है, और ये मेरे अपने घर पे बना हुआ आंकड़ा नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। अब हम अगर बात करते हैं कि दिल्ली में मृत्यु दर की,
तो आज दिल्ली में मृत्यु दर है 2.6% और गुजरात के अहमदाबाद शहर की मृत्यु दर है 6.9%, मुंबई की मृत्यु दर है 3.1%, पुणे की मृत्यु दर है 4.4%। ये लोगों का जीवन बचा पाने में हम कितना सफल रहे हैं, ये उस बात का आंकड़ा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज अगर आप अमीश देवगन जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, ये एक बड़ा महासंकट है और इस संकट में हमको एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय मिलकर साथ काम करने की आवश्यकता है। मैंने वही तो सवाल पूछा मनीष सिसोदिया की, तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, उन्होंने बोला कि आखिरकार टुच्ची राजनीति कर रही है, शर्मनाक राजनीति कर रही है बीजेपी। ये उनका आरोप था जो मैंने आपको कोट करके बोला। मैं इसका जवाब दे दूं जी, टुच्ची क्या है और शर्मनाक क्या है? आप मुझे बताइए इस पूरे, आप मुझे अमीश देवगन जी बताइए, इस पूरे संकट के दौरान हमेशा मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के साथ खड़े रहे, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे, जो केंद्र की गाइडलाइन थी उसका हमने पालन किया। हमारे खिलाफ कभी उपवास हो रहा है, कभी धरना हो रहा है, कभी प्रदर्शन हो रहा है, कभी पूरा मोर्चाबंदी हो रही है। यह करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में उनकी सत्ता है, कई राज्यों में उनकी सत्ता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा सहयोग करना चाहिए। 17,500 करोड़ रुपए केंद्र ने बांटा, 17.5 रुपए दिल्ली राज्य को नहीं दिया, जो आपदा प्रबंधन का पैसा था। मैं कोई बजट का पैसा नहीं मांग रहा हूं। आपदा प्रबंधन में जो राज्य आपदा से ग्रसित राज्यों में, प्रमुख राज्यों में है, उसको आप पैसा 17 रुपए नहीं दे रहे। आप नोएडा में एंट्री बंद कर देते हैं, आप हरियाणा में एंट्री बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स जिसको प्रधानमंत्री जी कोरोना योद्धा कहते हैं, उनकी हरियाणा में एंट्री बंद, उनकी गाजियाबाद में एंट्री बंद, उनकी नोएडा में एंट्री बंद। यहां तक कि एक 7 महीने के बच्चे को उसकी मां दूध पिलाने के लिए नोएडा से दिल्ली आना चाहती थी, अस्पताल अपोलो में, उसको नहीं आने दिया जा रहा था। आप मुझे बताइए, एक आज दिल्ली में विशेष परिस्थिति पैदा हुई, 28,000 केस हो गए। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहां दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान के भाइयों की, हरियाणा के भाइयों की चिंता करते हुए दिल्ली राज्य सरकार के बेड उनके लिए सुरक्षित है, केंद्र के सारे बेड उनके लिए ओपन है, इसमें कौन सा गलत फैसला है? ये तो मैनेजमेंट की दृष्टि से है। अगर मैं आपको कह दूं कि न्यूज़ 18 पे बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। मैं संबित पात्रा से ही जानकारी ले लेता हूं। संबित पात्रा, पहले तो आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं। कोरोना से आप लड़ाई लड़के आए हैं, जैसा संजय सिंह जी ने भी बोला। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर कि आप डिबेट के पैनल पर हैं। पहली बार आप किसी शो में जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत धन्यवाद अमीश भाई, आपका भी, संजय भाई आपका भी। आपने फोन किया था, मगर चूंकि मैं भर्ती था इसलिए मैं फोन उठा नहीं पाया, मगर मुझे आपके आशीर्वाद मिले और देशवासियों का, क्योंकि आप ही लोगों के प्रार्थना के कारण, आशीर्वाद के कारण आज मैं पुनः डिबेट में भाग ले रहा हूं। मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो गुप्त भोगी हूं। मैं तो खुद एक मरीज बन के आया हूं। मेरा ट्रीटमेंट हरियाणा में हुआ। उस समय बॉर्डर सील अरविंद केजरीवाल जी ने किया हुआ था कि कोई भी बॉर्डर नहीं पार कर सकता है, क्योंकि दिल्ली में चिकित्सा केवल दिल्ली वालों का होगा, बॉर्डर से कोई नहीं आ सकता है। मगर किसी ने मुझे बॉर्डर में नहीं पूछा, क्योंकि मैं एम्बुलेंस में गया था और मेरी एम्बुलेंस आराम से बॉर्डर पार करके हरियाणा गई। मैं हरियाणा में ठीक होके आया, मैं भारत में ठीक हुआ। मैं दिल्ली का हूं, मैं उड़ीसा का हूं, मैं कहां का हूं पता नहीं, मगर इस मिट्टी ने, जिसका नाम भारत है, उस मिट्टी के आशीर्वाद ने, उस मिट्टी की डॉक्टर ने, उस मिट्टी के किसी अस्पताल ने मुझे ठीक किया है। मैं नहीं जानना चाहता हूं, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं कि मैं कहां का हूं और मैं किस अस्पताल में भर्ती होऊंगा। आप सोचिए अमीश भाई, किसी को ये बीमारी ना लगे, मगर अगर मुझे ये बीमारी लगी थी, उस समय यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है वो ऑर्डर अरविंद केजरीवाल का, 7 तरह के कागज, या तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ का होना चाहिए, या तो बैंक या किसान पत्र होना चाहिए, या तो पोस्ट ऑफिस का कोई करंट पासबुक अकाउंट होना चाहिए, या तो राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, वाटर टेलीफोन का बिल होना चाहिए, इस पर आधार कार्ड जो 7 जून से पहले बना हो, इस प्रकार के 7 तरह के कागज आपके पास होने चाहिए। किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार टूट नहीं रहा है, वो पहले ये कागज इकट्ठे करेगा। और अगर कागज नहीं होगा, खुदा न खास्ता कागज नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर आपके घर के पास एलएनजेपी अस्पताल है, तो आप पहले लिस्ट देखेंगे कि ये अस्पताल दिल्ली सरकार का है या किसका है। और मैं कर्नाटक का हूं, मैं तमिलनाडु का हूं, मेरे पास यहाँ का कागज नहीं है, तब मुझे ऑक्सीजन कहां मिलेगा? अरे मरता हुआ आदमी ये सब करेगा। और हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर किस बात का डिबेट कर रहे हैं साहब?
कि ऑक्सीजन कागज दिखाने पे मिलेगा, इससे अमानवीय कृत्य पूरे विश्व में, मैं बोलता हूं पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, इससे बदतमीज देश कहीं नहीं है। मगर अगर दिल्ली के अंदर टेररिस्ट देश का भी कोई नागरिक फंसा हुआ है और उसको खुदा न खास्ता कोरोना हो जाता है और वो सड़क पे दम तोड़ रहा होगा, तो आप बताइए हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा क्या फर्ज है? तू पाकिस्तानी है, जा मर तू, ये कहना मेरा फर्ज है, या उसको एक अस्पताल में भर्ती करा के ऑक्सीजन देना, उसको जीवित रखना, ये मेरा कर्तव्य है। पूरे संबित तो डिप्टी एक संबित एक सेकंड आपको मैं रोकना चाहूंगा। संबित को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आप लोग तुच्ची राजनीति कर रहे हैं, आप शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट है। मैं बिल्कुल मनीष सिसोदिया जी पे, अरविंद केजरीवाल जी का आज नेगेटिव आया रिपोर्ट, बहुत अच्छी बात है। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको एक मरीज, मैं खुद एक मरीज रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। आप बताइए, कागज नहीं दिखाऊंगा तो ऑक्सीजन नहीं पाऊंगा, और कागज दिखाऊंगा तभी मुझे ऑक्सीजन देंगे? इस पे क्या डिबेट हो रहा है? देखिए, दो पक्ष है इस डिबेट का। एक लीगल पक्ष है जो कि मैं आपको बता दूंगा, और एक इमोशनल पक्ष है। लीगल पक्ष में क्योंकि चेयरमैन है, एलजी चेयरमैन है अपने दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, डीडीएमए के, उन्होंने लीगली, क्योंकि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से बताया है कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, कोई भी अस्पताल किसी भी संजय सिंह जी जवाब। एक सेकंड संजय भाई, मैं कंप्लीट कर लूं। कोई भी अस्पताल हिंदुस्तान का किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति, हाँ कोई बात नहीं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, कोई मना नहीं कर सकता है, चाहे कर्नाटक का पेशेंट हो, चाहे दिल्ली का पेशेंट कर्नाटक में, नंबर 1। नंबर 2, 2018 में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आइडिया को, क्योंकि दिल्ली सरकार रिजर्व करना चाहती थी बेड्स दिल्ली के निवासियों के लिए, और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 500 रुपए टिकट करके बिहारी बिहार से आते हैं और 5 लाख रुपए यहाँ से ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं, इसको पलट दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो ये लीगल टर्म है। और ठीक है संबित, आपने भी मैंने बात को रखा, आपको भी उतना ही समय मिला जितना संजय जी को समय मिला था। संबित जी, संजय, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। संजय जी, यूपी बिहार का आदमी दिल्ली में अगर काम कर रहा है, अगर उसके पास दिल्ली का राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, तो उसका इलाज कहां होगा? आप ही मुझे बताइए, क्योंकि आपकी तो खुद पृष्ठभूमि जो है वो कर्म भूमि दिल्ली है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब आप मुझे बताइए वो क्या करेगा? शाहिद सिद्दीकी ने तो आपसे संपर्क भी कर लिया, और बाकी दिल्ली के आम आदमी तो इतने रसूखदार नहीं होते, वो आप तक या संबित पात्रा तक पहुंच पाएंगे या किसी और तक पहुंच पाएंगे? देखिए, मैं एक चीज का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। अव्यवस्थाओं की जहां तक आपने बात कही, नोएडा हमसे कहीं ज्यादा दूर नहीं है, और अव्यवस्थाओं का आलम यह है, एक महिला, गर्भवती महिला नीलम नाम की 8 अस्पतालों में 13 घंटे तक भटकती रही, 13 घंटे तक, और उसके बाद उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई, उसको एडमिशन नहीं मिला। ज्यादा दूर नहीं, जहां आपका चैनल है उसी नोएडा की बात मैं कर रहा हूं, ये नीलम उसी नोएडा में। और मैं आपको अमीश देवगन जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आप इसका रियलिटी टेस्ट करें, मेरी बात पे यकीन ना करें। दिल्ली का आईडी कार्ड लेकर उत्तर प्रदेश या बिहार का रहने वाला व्यक्ति गाजियाबाद में चला जाए, नोएडा में चला जाए, उसका इलाज नहीं हो सकता, उसका कोरोना का टेस्ट नहीं हो सकता। कहने के लिए आप टीवी चैनल पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, उसमें कहीं कोई रोक नहीं लगी हुई है। आप हरियाणा का व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, उसके पास दिल्ली का आईडी कार्ड हो, गुड़गांव में उसका इलाज नहीं हो सकता, उसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। अरे मान्यवर, सब कुछ छोड़िए, किनारे कर दीजिए। दिल्ली का रास्ता जो जाने वाला था हरियाणा को, उसको खुदवा दिया खट्टर सरकार ने। इससे ज्यादा अमानवीय फैसला कोई हो सकता है? दिल्ली के लोगों को योगी जी ने कहा कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं, उनकी गाजियाबाद में एंट्री बंद, उनकी नोएडा में एंट्री बंद। मैं मोदी नगर में खाना बांटने चला गया था, आज वो मैंने देखा जहां पर बीजेपी के एमएलए ने आपको रोका, वो खाना बांटने गया, वहां विधायक भी मना कर दिया। खबर हमारे चैनल में चलाई भी, प्रवासी मजदूरों को जी। लेकिन की बातें आप कर रहे हैं। हमने दिल्ली में, संजय जी, आप तर्क दे रहे हैं कि अगर योगी जी गलत कर रहे हैं, अगर खट्टर जी गलत कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। आपका तर्क ये है? एकदम नहीं, एकदम मैं ये तर्क नहीं दे रहा हूं। टापू तो है, एकदम ये मैं तर्क नहीं दे रहा हूं, ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, ये तर्क आप दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। मैं क्या तर्क दे रहा हूं वो सुन लीजिए। हमने कतई कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन आप मुझे बताइए, 28,000 केसेस जब हो जाएंगे, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने वालों की संख्या बढ़ रही है,
ऑक्सीजन की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत बढ़ रही है, उस परिस्थिति में प्रबंधन की दृष्टि से अगर हमने ये कह दिया केंद्र सरकार के अस्पताल 10,000 बेड सबके लिए ओपन, राज्य सरकार के 10,000 बेड दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के लोगों के लिए ओपन, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? ठीक है, तो ठीक है, मैं की बात है। पूछ लेता हूं। अगर आपके चैनल में 100 पत्रकार रखने की क्षमता है तो आप 1000 नहीं रख सकते अमीश जी, आप 1000 पत्रकार अपने चैनल पे नहीं रख सकते। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप सरकार में है, आप सरकार में है और संबित पात्रा तो सरकार है, तो सरकार प्रबंधन की तो बात कर रही है। बिल्कुल आपने प्रबंधन की बात कर रहे हैं। जी जी जी, मैं डेथ बढ़ जाएगी तो धरना देना है, मोर्चाबंदी करनी है, आंदोलन करना है, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये बात संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, तो ये मोर्चाबंदी और आलोचना भी, ये मोर्चाबंदी और आंदोलन के एमसीडी के हॉस्पिटल के भी सामने हुआ है, क्योंकि एमसीडी तो आपके काबू में है, यानी एमसीडी पे सत्ता भारतीय जनता पार्टी की काबिज है। देखिए, और आज से नहीं, कई वर्षों से काबिज है। एमसीडी के अस्पताल भी तैयार नहीं है क्या? मूल डिबेट क्या हो रहा है? मूल डिबेट हो रहा है कि दिल्ली के बाहर के लोग जिनके पास ये 7 कागज नहीं है वो दिल्ली में ट्रीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं आपको एक उदाहरण बहुत साधारण कह रहे हैं कि आप लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी राज्य के इकाई की बात करी संजय सिंह जी ने, तो धरना प्रदर्शन हम करेंगे तो ये बोलेंगे कि तमिलनाडु वाला यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। मतलब धरना प्रदर्शन करना इतना खराब है कि धरना प्रदर्शन करने से आप यहाँ कर्नाटक के लोग जिसका कागज नहीं है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप हॉस्पिटल से बाहर भगा देंगे। तो इसका कनेक्शन कहाँ है? पहले आप समझिए विषय को, मैं इसको बहुत साधारण तरीके से समझाता हूँ। अमीश भाई, आपके घर में या मेरे घर में मेरे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन ये रहते हैं, ये परिवार के सदस्य। उसके साथ साथ आपका ड्राइवर भी रहता है, आपका घर में काम करने वाला व्यक्ति भी रहता है, आपकी मेड सर्वेंट भी रहती है या वो आती है। खुदा ना खास्ता आपके परिवार में आपके ड्राइवर या आपका जो डोमेस्टिक हेल्प है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरे ये तो परिवार का सदस्य नहीं है, मैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, मेरा कोई मतलब इससे नहीं है। केवल मेरे माता पिता या मेरे घर का कोई सदस्य बीमार पड़ेगा तो मैं उसी का ट्रीटमेंट कराऊंगा, तू तो जाके अपना ख्याल खुद रख। दिल्ली में 2011 के सेंसस के मुताबिक 40% माइग्रेंट है, दैट मीन 63 लाख लोग ऐसे हैं, लाख लोग जो कि माइग्रेंट पॉपुलेशन। इन्होंने दिल्ली को तराशा है, दिल्ली को बनाया है। ये डोमेस्टिक हेल्प, ये माइग्रेंट वर्कर आज जिस दिल्ली में बैठे हुए हैं हम, इसकी सड़कें, इसकी ब्रिज, इसके फ्लाईओवर्स इन्होंने बनाया है। और आज जब उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम कितने बड़े लोग हैं ना, हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि इनको हम ऑक्सीजन देंगे या नहीं देंगे, यही डिबेट हो रहा है ना। धरना प्रदर्शन पे डिबेट नहीं हो रहा है। आप अरविंद केजरीवाल जी के पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखिए, अरविंद जी ने कहा कोई चिंता मत करो, 30,000 बेड हमने तैयार किया है, इतने होटल्स हमने ले लिए हैं, इतने हॉस्पिटल्स हमने तैयार कर दिए हैं, हमारी मोहल्ले क्लिनिक सब तैयार हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने जो पीपीई किट मांगे इत्यादि मांगा, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। आज जब सारा कुछ हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है तो एलजी रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी धरना कर रही है इसलिए बहुत लोग मर रहे हैं। आप बताइए संजय जवाब। संजय, अरविंद केजरीवाल हमारे भी चैनल पर आए और एक बार नहीं कई बार आए। उन्होंने भी बोला कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं, केंद्र सरकार अगर मदद कर रही है तो धोखा कैसे दे सकती है, तो टुच्ची हरकतें कैसे कर सकती है, तो शर्मनाक काम कैसे हो सकता है? और दूसरा आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं 5.5 लाख मरीजों पर आता हूं। अमीश देवगन जी, मैं चाहता हूं कि केजरीवाल साहब का वो बयान दिखाया जाए जिसमें उन्होंने कहा कि 30,000 बेड का हम इंतजाम करेंगे फेज वाइज। अब कितनी खूबसूरती से संबित भाई ने फेज वाइज शब्द काट दिया और कह रहे 30,000 बेड का इंतजाम करेंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने भी जब लॉकडाउन की घोषणा की, चरणबद्ध तरीके से पीपी किट हो, मास्क हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन बेड हो, इसका इंतजाम किया। दिल्ली सरकार भी फेज वाइज 30,000 बेड का जरूरत पड़ेगी तो 50,000, 1 लाख बेड का भी इंतजाम हम करेंगे। हमने कहा है हम फेज वाइज बेड का इंतजाम करेंगे। आज की तारीख में भी 46% बेड खाली है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती नहीं करते, पैसे की मांग करते हैं, भगा देते हैं। उनके खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं तो आपकी पार्टी विरोध करने लग जाती है। निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव जब लैब से रिपोर्ट दी जाती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं,
उसके खिलाफ आपकी पार्टी बोलने लगती है, तो लैब के पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल के भी पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे। दिल्ली के सारे केंद्र सरकार के अस्पताल मान्यवर 10,000 बेड जिसमें है वो तमिलनाडु वाले के लिए भी हैं, वो बाहर से आने वाले यूपी बिहार सारे लोगों के लिए हैं। और हम कोई यूपी बिहार के विरोधी नहीं है, मैं तो खुद उत्तर प्रदेश का हूं और मैंने लगातार 3 महीने से यूपी बिहार के लोगों के साथ ही काम किया है। आज जो चिंता हम कर रहे हैं वो दिल्ली में रहने वाले यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान कर्नाटक तमिलनाडु के लोगों की ही चिंता कर रहे हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह निर्णय तब लिया गया जब 28,000 केसेस हो गए। तो अगर हम अपने व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, हम अगर आपदा की दृष्टि से अपनी तैयारियों को पूरा नहीं करेंगे, आप बताइए कि कोई भी आदमी उसको बेड की जरूरत पड़ गई, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, वो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई, वो कहां जाएगा, कहां इलाज कराएगा? और हम इलाज नहीं करा पाएंगे तो आप ब्लेम करने के लिए सबसे आगे आएंगे। जी जी, लेकिन हम इलाज नहीं कर पाएंगे। संजय जी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि वो आदमी कहां जाएगा, वो तो दिल्ली में ही, वो तो दिल्ली में ही रहेगा। एक सेकंड संजय जी, संबित पात्रा कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं संजय, लेकिन संजय जी मेरे बात का जवाब दीजिए। अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अमीश जी फिर संबित जी को मौका दीजिए। मेरा सवाल है संजय जी, एक मेरा सवाल है, फिर आप दोनों बात के जवाब दीजिए। संजय जी, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, मनीष तिवारी ने जो लिखा, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पंजाब से आते हैं। मेरी पत्नी को डॉक्टरों की सलाह पर कोविड-19 टेस्ट कराना था। गनीमत है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन टेस्ट करवाने के लिए मुझे जमीन आसमान एक करना पड़ गया। दिल्ली का स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से विफल हो चुका है, चरमरा गया है। यह मनीष तिवारी ने ट्वीट करा है, आप पढ़ सकते हैं, आज सुबह का यह ट्वीट है। यू कैन रीड इट ऑन हिज टाइमलाइन। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक भोपाल का केस भी आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। मैंने तो आपको एक नोएडा का केस बताया जी, कहीं ना कहीं कमी है तो उसको ठीक करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमने तो एफआईआर तक करा दी गंगाराम जैसे हॉस्पिटल के खिलाफ, जो निगेटिव को पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहे थे, ऐसे लैब्स के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज क्या इस बात की स्वीकारोक्ति, इस बात को स्वीकार करेंगे संबित पात्रा जी अपने टीवी चैनल पे कि योगी की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है, खट्टर की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है? क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है? इसको मान लिया आपने और हर व्यक्ति वहां से यहां इलाज कराने आएगा, ऐसा आप मान रहे हैं? इसका मतलब, इसका क्या कहने का मतलब है? अगर हमने 10,000 बेड केंद्र सरकार के कहा सबके लिए ओपन, 10,000 बेड दिल्ली सरकार के लिए कहा, दिल्ली में रहने वाले यूपी हरियाणा राजस्थान कर्नाटक वहां के सारे लोगों के लिए ओपन, और दिल्ली में कोई आसमान से टपका हुआ व्यक्ति नहीं है, दिल्ली में इन्हीं राज्यों से जिसका आप नाम ले रहे हैं वहां से आए हुए लोग रहते हैं। आपने काफी देर अपनी बात को रख लिया। ये व्यवस्था का प्रश्न है, एक इंतजाम का, प्रबंधन का प्रश्न है। संबित पात्रा, मैं अब आपका रुख करता हूं, आप संजय जी की बात का भी जवाब दीजिएगा। देखिए संबित पात्रा, इस समय मैं जनता का नुमाइंदा बनकर सवाल पूछ रहा हूं, आपकी और संजय सिंह की पॉलिटिकल लड़ाई क्या है? इससे जनता को कोई मतलब नहीं है जिसको अपना कोविड टेस्ट कराना है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में नहीं है और इनकी सरकार दिल्ली से बाहर कहीं नहीं है। तो आप दोनों अपनी, मेरा आरोप है ये आप दोनों पर कि आप दोनों अपनी पॉलिटिकल टेरिटरी को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं क्या? संबित पात्रा, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए अमीश भाई, मैं तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक 70 साल की महिला अगर कर्नाटक की है और उसके पास ये कागज नहीं है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए और वो किसी अस्पताल में चले जाए तो उसको ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा क्योंकि कागज नहीं है, क्या इसके लिए आवाज उठाना गलत है और राजनीतिक है? अगर गलत भी है तो भी हम ये गलत काम करेंगे। हम उस 70 साल की महिला के लिए आवाज बुलंद करेंगे। अब 2-3 बातें मैं इनका जवाब दे दूं संजय भाई का। संजय भाई ने कहा, देखिए ये कह रहे हैं, एक सेकंड, बिल्कुल आपको मैं मौका दे रहा हूं संबित जी। संबित जी ये कह रहे हैं कि हमने गंगाराम अस्पताल पे एफआईआर करी, आपके नेता कह रहे थे कि हम जिन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं इन पे एफआईआर कर रहे हैं। गंगाराम अस्पताल कोरोना का वॉरियर है, ये लोग एफआईआर कर रहे हैं, आपके नेता ये बोल रहे हैं। मैंने प्रश्न लिखा है, मैं सबका जवाब दूंगा। संजय भाई ने ये प्रश्न पूछा है। देखिए, पहली बात तो संजय जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फेज वाइज हम 30,000 बेड बनाएंगे, जरूरत पड़ने पर 50,000, 70-80 हजार बेड भी हम पेज वाइज बना देंगे। आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं कहानी सुनाता, उसी से समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा प्रख्यात व्यापारी था आज से 1000 साल पहले। तो वो किसी राज्य में व्यापार करने जा रहा था, तो जंगल से गुजर रहा था, स्वर्ण मुद्राएं थी अंदर उसके जेब में। तो बीच में जो है एक डाकुओं का गिरोह ने घेर लिया है इस व्यापारी को। बोला, ए जो है तेरे पास निकाल, सब निकाल तू अपने पास से।
तो वो बोला सब ले लो जी, मुझे मारो मत। तो उसको उसका पहले वो सोने का सारा कुछ ले लिया, उसका सामान ले लिया, रोटी भी ले ली, अचार भी ले लिया, बोला ये कुर्ता भी ले लिया, बेचारे का धोती भी खोल लिया। तो देखा कि उसके कच्छे के ऊपर एक बड़ा सा बंदूक लटका हुआ था। बोला अरे ये क्या है? बोला बंदूक है। बोला अरे बंदूक क्यों रखा है व्यापारी? बोला जब बुरा समय आएगा तो मैं चलाऊंगा और बदमाशों को मारूंगा। तो वो गुंडे बोले कि अरे और बुरा समय क्या आएगा? तेरा धोती भी ले गए हैं हम, तेरी अचार तक भी ले गए हैं, तब कब चलाओगे इसको तुम? तो आप बताइए, ये बोल रहे फेज्ड मैनर में 80,000 बेड कर देंगे और बुरा समय क्या आएगा? अरे लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ दे रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, आप बोल रहे हैं हम फेज्ड मैनर में बढ़ाएंगे। कब बढ़ाएंगे? जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आप बढ़ाइए। दूसरी बात, इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया और कहा कि 46% बेड अभी भी खाली है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, अगर लगभग 50% बेड अभी भी खाली है तो ये कानून लाने की क्या जरूरत है कि जिनके पास कागज नहीं है उनको भर्ती नहीं किया जाएगा? जी जी जी। अब थर्ड एफआईआर, गंगाराम पे एफआईआर किया, लैब पे एफआईआर कर दिया। देखिए तथ्य होगा तो जरूर करिए, मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है, एनार्की नहीं फैलाना है। डॉक्टरों के ऊपर, लैब के ऊपर, सबके ऊपर एफआईआर करके सबके खिलाफ, ठीक है जो गलत काम कर रहे हैं आप उनको सजा दीजिए, मगर सबके खिलाफ कह के कि डॉक्टर भी खराब है, अस्पताल भी खराब है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खराब है। भाई साहब, सब लोगों को एक्सक्लूजन से कभी भी क्योर नहीं होगा, इंक्लूजन से होगा। सबको लेके चलिए, हाथ बढ़ा के चलिए, सब ठीक होगा। संजय सिंह जी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि एलजी अब सहयोग नहीं कर रहे, यानी अब एलजी के ऊपर बीजेपी का दबाव आ गया है, इसलिए वो टुच्ची हरकतें कर रहे हैं। यही आपकी पार्टी का आरोप है मनीष सिसोदिया साहब का, जो जिसकी बात मैंने पहले भी करी। तो पहले ये लोग सहयोग कर रहे थे, अब सहयोग नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में एक ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया साहब ने खुद बोला कि 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे, तो स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है, इसलिए बहानेबाजी हो रही है। देखिए ऐसा है अमीश जी, कोई भी आज बैठ के या 2 महीने पहले बैठ के ये कल्पना नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान में कितने केसेज हो जाएंगे। संबित पात्रा जी से पूछ लीजिए, उनको लग रहा था क्या कितने 2.5 लाख 3 लाख केसेज हिंदुस्तान में हो जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने और पूरी बीजेपी ने दावा किया था कि मई के महीने से केसेज 0 होना शुरू हो जाएंगे, केसेस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें इस चुनौती से लड़ना चाहिए। बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, सारी पार्टियों को साथ देना चाहिए इस मौके पे। आज अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो इस पे हम जश्न मनाने के बजाय कैसे इसका बेहतरीन रास्ता इस बीमारी से लड़ने के लिए निकाला जाएगा, ये खोजना है ना। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, प्रबंधन की दृष्टि से अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसमें भेदभाव की बात कहां आ गई? अरे भाई, भेदभाव तो तब होता जब हम पहले दिन से कहते हम यहां पे किसी का इलाज नहीं करेंगे। हमने तो पहले दिन नहीं कहा। आपको क्या बोला? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जो 28,000 ये भोपाल के केस पर आपके बोलेंगे, नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्होंने बोला है कि केजरीवाल ने इस बंदे के परिवार को मरता हुआ छोड़ दिया। अरे भोपाल की क्या आप बात करेंगे, मध्य प्रदेश की? आपने अपने टीवी चैनल पे शायद वो खबर दिखाई होगी, नहीं दिखाया हो तो मैं दिखा देता हूं। गुजरात मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग आदमी ने 10,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया, उसका पैर बांध के रखा हुआ है। मैं उसकी फोटो दिखा देता हूं आपको। अगर आप राज्यवार बात करने बैठ जाएंगे तो गुजरात की जो स्वास्थ्य व्यवस्था का डंका पूरी दुनिया में बीजेपी पीटती है, उसको तो हाईकोर्ट गुजरात में कहा डूबता हुआ टाइटनिक जहाज है। अगर आपको सुनना हो तो बाइट में सुना सकता हूं आपको। नहीं, मैं लाइव बाइट सुनाता हूं। आप संजय जी फिर सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक सेकंड संजय, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसी तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं जी। उनके सारों के प्रति हमारी संवेदना है। और राहुल गांधी ने भी आज एक ट्वीट किया है, कहीं भी त्रुटि मिल रही है, गड़बड़ी मिल रही है, उसको हम ठीक करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है कि पूरी तरीके से मुस्तैद व्यक्ति है, उसकी मदर इन लॉ, राहुल गांधी का जो ट्वीट है, हालांकि ये जर्नलिस्ट है, उसकी मदर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ, दोनों की डेथ हो गई है, दोनों की बॉडीज पड़ी हुई है घर पे, कोई लेने नहीं आ रहा, ये स्थिति है। मैं आपको वीडियो सुनाता हूं वो वाला, फिर आप राहुल गांधी की बात पे भी रिएक्ट करिएगा। संजय जी एक सेकंड, राहुल गांधी का मैं वीडियो स्पीक अप दिल्ली के नाम से, हैशटैग के नाम से ये ट्वीट करा है राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से। लेट्स प्ले दैट वीडियो। मेरा नाम अजय झा है, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरे घर में सभी लोग पॉजिटिव हैं, मेरी बीवी, मेरी 2 छोटी बेटी। पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है मेरे घर में। मेरी वाइफ के पिता पहले उनकी
मौत हो गई और अब 1 दिन पहले 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई इसी घर में। बहुत देर तक बॉडी यहाँ रखी रही, कोई लेने नहीं आया। एम्बुलेंस आया, वो ले नहीं गया। आपस में सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। केजरीवाल और बाकी सरकार दावा कर रही है सब कुछ है, लेकिन सच्चाई है कुछ भी नहीं है। लोग बस भगवान भरोसे हैं। ये राहुल गांधी का ट्वीट, उन्होंने बोला केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे है। उनकी पत्नी की, माताजी और पिताजी की पार्थिव शरीर उनके घर पे पड़े हुए हैं, कोई एम्बुलेंस लेने नहीं आई। अब इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं बोल पा रहा जो उन्होंने बोला है। संजय जी। निश्चित रूप से बहुत दुखद है, पूरी संवेदनाएं हैं, पूरी सहानुभूति है। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, ये एक महामारी है, एक महासंकट है। ऐसे आपने देखा कि अमेरिका जैसा देश, इटली जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश, कनाडा जैसा देश, तमाम शक्तिशाली चिकित्सा की दृष्टि से हमसे आपसे बहुत आगे देश, बढ़ चुके देश, उन शहरों में, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में इस महामारी में क्या आलम देखने को मिला। मैं इन बातों से इनकार नहीं कर रहा हूं जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग दिखाने लग जाएंगे और एक दूसरे की सिर्फ आलोचना करने लग जाएंगे तो फिर कुछ वीडियो मैं लेके गुजरात का दिखाऊंगा, कुछ उत्तर प्रदेश का दिखाऊंगा, कुछ मध्य प्रदेश का दिखाऊंगा, कुछ महाराष्ट्र का दिखाऊंगा। इससे समाधान है क्या? हमारी कोशिशों को देखिए ना, हमारे प्रयासों को देखिए, उस पर हमसे खूब सवाल कीजिए, 1000 सवाल कीजिए कि हाँ यहां आपसे गलती हो गई। हम दिन रात यहां की व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं। एक कहानी सुनाई थी संबित पात्रा जी ने, एक संबित पात्रा जी ने एक कहानी सुनाई थी। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स के बेड सरकारी अस्पतालों में आज भी खाली हैं और उनके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन 10,000 बेड में केंद्र सरकार के मात्र 1500 बेड कोविड डेडिकेटेड हैं। बाकी आपने 3 महीनों में कितने बेड केंद्र सरकार के अस्पतालों में बढ़ाने का काम किया और कितना हमारा सहयोग किया? बिल्कुल संजय जी, जो आप एमसीडी के हॉस्पिटल आपके हैं, एमसीडी के हॉस्पिटल आप जो बात बोल रहे हैं उन एमसीडी के हॉस्पिटलों में वो बात सही है कोविड में साथ खड़े होने का वक्त है, लेकिन एक गुजारिश, अगर मृत्यु हो रही है आपकी चिंता, मैं हाथ जोड़ के थोड़ा समय मांग रहा हूं अपने लिए। संजय जी, मैं आप और संबित पात्रा दोनों बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं। मैं हाथ जोड़ के आपके लिए आपसे आप दोनों को बोल रहा हूं कि ये जो वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट करा, मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन जिसके परिवार में 2 पार्थिव शरीर पड़े हो घर के अंदर, उसकी यथास्थिति को आप समझ सकते हैं। आप उसकी यथास्थिति को समझ सकते हैं। आप दोनों बड़े प्रभावी व्यक्ति हैं, इनकी मदद अगर कराएंगे तो बेहतर है, भोपाल वाले की भी मदद कराएंगे तो बेहतर है। मैं तो कह रहा हूं कि जितने लोगों की आप लोग मदद कर सकते हैं निजी तौर पर, वो जरूर करिए, बड़ा जरूरी है। भोपाल में आपकी सरकार है डॉक्टर संबित पात्रा, और दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है संजय सिंह। मैं नहीं जानता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन ये वीडियो सुनकर तो मेरे मन से सवाल ही नहीं निकल रहा। अमीश भाई, मेरे मन से तो सवाल ही नहीं निकल रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी मन की संवेदनाएं, भावनाएं बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। मैं एक शून्य में हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। जिसके घर में अगर परिवार के 2 सदस्यों की मौत पड़ी होगी, उनके पार्थिव शरीर होंगे, उनकी बेटियों को कोविड होगा, उसकी धर्मपत्नी को कोविड होगा, वो क्या करेगा व्यक्ति? मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, वो पत्रकार है इसीलिए नहीं मैं बोल रहा। मैं आपको भोपाल वाले के लिए भी बोल रहा हूं, अगर कोई उत्तर प्रदेश में भी होगा तो मैं खुद वादा करता हूं, मैं योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके बोलूंगा। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि मदद करिए, मदद की आवश्यकता है। ये महात्रासदी है, और इस महात्रासदी में संबित पात्रा आप ही लोग कहते थे संबित पात्रा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, इस लड़ाई में एक साथ होना चाहिए। फिर सियासत क्यों हो रही है? पहली बात है अमीश भाई, आप समझिए हम डिबेट क्या कर रहे हैं। हम डिबेट कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में केवल दिल्ली वासियों के लिए ही दिल्ली की सरकार की अस्पतालें और प्राइवेट अस्पतालें रहेंगी, और दिल्ली के बाहर के जो लोग यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में हैं, जिनके पास कागज नहीं होंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उनके घर से पार्थिव शरीर नहीं उठाए जाएंगे। आप बताइए, डिबेट इसी विषय पे हो रहा है। हाँ, जहां तक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का विषय है, बहुत सारे सभी राज्यों में
कुछ अच्छाइयां हो रही होंगी तो कुछ बुराइयां हो रही, उन पे चर्चा हुआ है, मगर ये चर्चा लेजिस्लेशन का हो रहा है। यहाँ एक कानून बनाया सरकार ने कि हम इतने लोगों को देखेंगे, इतने लोगों को नहीं देखेंगे, एक्सक्लूड कर दिया है। लेकिन क्या सियासत के पैमाने, डॉक्टर पात्रा, क्या सियासत का पैमाना यह है? मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर देश के केसेस होंगे तो वहां तो सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दिल्ली के केसेस होंगे तो उसमें सियासत होनी चाहिए, हाँ या ना? नहीं, आप समझ नहीं रहे। देश के केसेस और दिल्ली के केसेस, दिल्ली देश में नहीं है क्या? बिल्कुल, आप बिल्कुल देश में है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप अरविंद केजरीवाल जी को देखिए। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म हरियाणा में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने बंगाल में पढ़ाई की, बाहर नौकरी की और दिल्ली में आए। सुंदरता इंडिया और इंडिया के संघीय ढांचे की है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले यूपी में रहते थे। सुनिए ना, वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, ठीक है, इलेक्शन जीता, लोगों ने प्यार दिया, मुख्यमंत्री बने, वो दिल्ली के हो गए। तो आज ये कहना कि फलाना आदमी कर्नाटक का है तो इसको दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इस पे कोई डिबेट होना चाहिए क्या? अमीश भाई, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि कर्नाटक के आदमी ने क्या पाप किया है? उसके पास कागज नहीं है। बात के अंदर मैं संजय के पास चलता हूं। संजय जी हो रहा है जी, संजय जी हो गया, अभी तक हम जान ही नहीं पा रहे डिबेट किस पे हो रहा है। संजय जी, पहला मेरा निवेदन कि उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये कि ये लेजिस्लेशन अभी लाने की आपको आवश्यकता क्या थी? आपको पता ही था ये कंट्रोवर्शियल होगा, तो आपको अभी लाने की आवश्यकता क्या थी कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा? दिल्ली में तो किसी का भी इलाज हो सकता है। अमीश जी, दिल्ली को तो बनाया सब लोगों ने मिलकर ना। अमीश जी, मैं जवाब दे दूं? जी संजय जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात, एक सवाल का मैं 3 बार जवाब दे चुका, लेकिन अफसोस है कि वो संबित पात्रा जी सुनना ही नहीं चाह रहे। भाई 10,000 बेड केंद्र सरकार के यहां पर हैं और वो दिल्ली में ही है, दिल्ली के बाहर नहीं है। एम्स है, सफदरजंग है, आरएमएल है, लेडी हार्डिंग है, ये चारों अस्पताल केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, जिसमें 1,500 बेड आप लोगों ने अब तक सुरक्षित रखा है कोविड के लिए। अब तक इसको आपको 5,000 करना चाहिए था, इसकी संख्या बढ़ाना चाहिए थी, कुछ सहयोग करना चाहिए था। वो सारा कुछ तो आपने किया नहीं। आज ब्लेम गेम के लिए आप आगे आ गए। क्या हरियाणा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? दिल्ली बिल्कुल हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का दिल है। क्या उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वहां पे कैसे हमारे कोरोना योद्धाओं की, डॉक्टर्स की एंट्री बंद कर दी? वहां पे क्यों कहा गया कि दिल्ली के लोग संक्रमण फैला रहे हैं, हम इनको घुसने नहीं देंगे, सड़कें खुदवा देंगे? आप अपने राज्य, जो भाजपा शासित राज्य हैं, उनके किए हुए सारी बातों पे तो कोई जवाब नहीं दे रहे। केंद्र सरकार में अस्पतालों में बेड क्यों नहीं बढ़ाए, आप कोई जवाब नहीं दे रहे। एमसीडी के हॉस्पिटल को कोविड में हॉस्पिटल में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। दिल्ली सरकार के अस्पताल अगर प्रबंधन की दृष्टि से केसेस बढ़ने के आधार पे 28,000 केस बढ़ने के बाद सिर्फ अगर हमने ये कह दिया कि भैया दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, कर्नाटक के लोगों की भी हमें चिंता है, उनके लिए हम ये बेड सुरक्षित कर रहे हैं, तो हम अपराधी हो गए। ये प्रबंधन की दृष्टि से इस फैसले को क्यों नहीं देख रहे हैं आप? ओके, प्रबंधन के बार-बार प्रबंधन के प्रबंधन की दृष्टि से देखना चाहिए इस फैसले को। दिल्ली वर्सेस बाहरी ओके संजय जी, 30-40 सेकंड रिप्लाई। देखिए संजय जी बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाले कर्नाटक, बिहार और हरियाणा के लोगों के लिए हम चिंता कर रहे हैं और उन्हीं के लिए प्रबंधन कर रहे हैं। ठीक उल्टा, दिल्ली में रहने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, बंगाल के लोगों के पास अगर कागज नहीं है तो आपको ऑक्सीजन तक नहीं दिया जाएगा। भले ही आप हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ दो, कागज दिखाओगे कि मेरे पास राशन कार्ड है दिल्ली के एड्रेस का, तभी जाके दिया जाएगा। हो सकता है कि आप दिल्ली का राशन कार्ड भी रखते हो और गलती से अगर राशन कार्ड किसी बेड के नीचे दबा हुआ हो और राशन कार्ड पकड़ के आप अस्पताल में नहीं पहुंचते हो तो मरना तय है। इस पे हम डिबेट भी कर रहे हैं कि राजनीति हो रही है, प्रबंधन फलाना डिकड़ा। देखिए दिल्ली में आज परिस्थिति हाथ से बाहर जा रहा है, इसलिए सवाल केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है, एलजी से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है, हरियाणा से। हरियाणा ने ये कानून नहीं बनाया कि हरियाणा के बाहर के लोग हरियाणा में ट्रीटमेंट नहीं होंगे। मैं हरियाणा में ट्रीटमेंट होके आया हूं। 20 सेकंड संजय जी 20 सेकंड जवाब। हरियाणा ने ऐसा कानून नहीं बनाया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा कानून नहीं बनाया, यहां तक कि महाराष्ट्र ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया। दिल्ली को आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां तक कि पौंडीचेरी ने ऐसा कानून नहीं बनाया, दिल्ली को आवश्यकता क्यों पड़ी? न्यूज 18 चैनल को उसके लिए न्यूज 18 चैनल को कल रियलिटी चेक कराना पड़ेगा। दिल्ली के एक आईडी कार्ड के व्यक्ति को नोएडा में इलाज करवा के दिखाइए, गुड़गांव में इलाज करवा के दिखाइए, तो हम आपकी बात को सही मान लेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक 7 महीने का बच्चा अपोलो में एडमिट था, नोएडा से उसको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा था योगी की सरकार के द्वारा। यह सच है, यह हकीकत है।
8 अस्पतालों में एक महिला टहलती है नोएडा में, 13 घंटे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उस गर्भवती महिला की। ये नोएडा के अस्पतालों का सच है। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा की सरकार और योगी की सरकार क्या कर रही है। इतना भेदभाव, इतना भेदभावपूर्ण फैसला दिल्ली वालों के प्रति, दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान के लोगों के प्रति दोनों राज्यों ने लिया है, जिसकी चर्चा करने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। बताया तो आपको कि डॉक्टर्स की एंट्री बंद कर दी। ठीक है, ओके और आप क्या चाहते हैं? क्या प्रमाण चाहते हैं? 30 सेकंड रिप्लाई। कौन सी मानवीयता आपके दोनों राज्यों ने दिखाई, आप बता दीजिए। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्यों जा रहे हैं। वहां इस प्रकार का कानून नहीं बना है, नंबर 1। और आज पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, इनके कारण मैक्सिमम केस कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो चिंता तो हमें इन 3 राज्यों का भी होगा, और दिल्ली खास करके एक बम के ऊपर बैठा हुआ है, तो दिल्ली की चिंता। पर दिल्ली में तो एमसीडी भी आपकी है। देखिए, दिल्ली के अंदर 3 सरकार है, दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, दिल्ली में एमसीडी भी है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी है। हाँ या ना संबित पात्रा, बताइए। दिल्ली में 3 सरकारें हैं, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब केंद्र के अधीन भी कई अस्पताल आते हैं नहीं आते, एमसीडी के अधीन भी कई अस्पताल आते हैं नहीं आते, दिल्ली के अधीन भी कई अस्पताल आते हैं नहीं आते। हाँ या ना? तो क्या एमसीडी ने तो नहीं कहा कि हम दिल्ली के पेशेंट को ही देखेंगे, हम कर्नाटक के पेशेंट को नहीं देखेंगे? आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो? केंद्र की सरकार तो सबको। अरे वहां तो कोविड हॉस्पिटल है ही नहीं है भाई। मैं एक बात बताता हूं आपको। अगर सुप्रीम कोर्ट के एक जज, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज असम से भी आते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पूरे इंडिया से आते हैं, उनके पास राशन कार्ड यहाँ का नहीं है। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो कस्टोडियन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, खुदा ना खास्ता उसको अगर बीमारी लग जाती है तो उनको आप दिल्ली के अस्पताल में ट्रीटमेंट तक नहीं कर सकते हैं। ये होगा संजय, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों की टाइमिंग गलत हो गई, या फिर पॉलिटिकली आपको दिल्ली में इसका जरूर फायदा मिल जाएगा, लेकिन इससे ओवरऑल सिस्टम को नुकसान है? देखिए, ऐसा है कि जो अभी संबित पात्रा जी कह रहे हैं, पहली बात तो उनको जानकारी दे दीजिए, दिल्ली के एमसीडी ने एक भी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल नहीं बनाया है। पहली बात तो अपनी जानकारी के लिए आप जान लीजिए। दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, उन्होंने मात्र 1500 बेड सुरक्षित किया है कोविड के लिए। आपने भी अपने कोविड हॉस्पिटल्स के लिए बेड नहीं बढ़ाया केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में भी। आप एक बात को न सुनने को तैयार हैं, न समझने को तैयार हैं, और इसीलिए लगता है कि एक राजनीतिक द्वेष भावना से आप ये बार बार कह रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हम बाहर वालों के खिलाफ हैं। 28,000 केसेस होने के बाद आपदा प्रबंधन की दृष्टि से विशेष परिस्थितियों में कुछ महीनों के लिए, जब तक कोरोना संकट है, तब तक के लिए फैसला लिया गया कि यहां पर रहने वाले हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब लोगों के लिए दिल्ली के बेड सुरक्षित रहेंगे। इतनी सी बात आप सुनने और समझने को तैयार नहीं। मैं पूछ तो रहा हूं, आप मुझे बताइए संबित पात्रा जी, लाइव है चैनल पे, दिल्ली में अगर मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, नोएडा के हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे आप, गाजियाबाद में एडमिट कराएंगे, गुड़गांव में एडमिट कराएंगे? आपको तो निकल के कहना चाहिए था भाई, एक महासंकट है, हम एनसीआर के जितने हॉस्पिटल हैं, जी, सोनीपत तक, वो सारे हॉस्पिटल हम। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर। संबित, मैं आपका जवाब ब्रेक के बाद दे लूंगा। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, मनोज तिवारी को भी ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं आर पार का ये सबसे बड़ा शो, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूं कोरोना की, और मन व्यथित भी है। मन व्यथित इसलिए कि जब दिक्कत होती है, जब मैं लोगों के वीडियोस देखता हूं, तो वाकई दिल भी भर आता है और आंखें भी भर आती हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार का सुपर डुपर शो। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मनोज तिवारी अब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। सीधा मैं उनका रुख करता हूं। मनोज जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, दिल्ली में सियासत कौन खेल रहा है? क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि सियासत आप लोग खेल रहे हैं। कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी पूरा तमाशा करते हैं। बताइए मनोज जी। और मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि टुच्ची राजनीति पे उतर आई है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अमीश देवगन जी, इस समय दिल्ली में जो स्थिति कर दी है दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था का अरविंद केजरीवाल की सरकार, उस पर आज दिल्ली का हर व्यक्ति एक ही सवाल कर रहा है कि हमसे पीछे बड़ी गलती हो गई इनके झूठी वादों में आकर के। आज दिल्ली में अगर किसी के घर में कोरोना के लक्षण आ जाएं तो रोना पीटना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि उसका न टेस्ट होगा, इलाज तो छोड़ दीजिए, बेड तो छोड़ दीजिए,
डॉक्टर कौन देखेगा, और लगातार ये लोग अपनी साख बचाने के लिए बातें कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का प्राण बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल की व्यवस्था अचानक मोहल्ला लेवल की भी नहीं रही स्वास्थ्य की दिल्ली की, और ऐसे में जो ये बातें कह रहे हैं, हमें सुन रहा था डिबेट आपका, जब ये उनके संजय सिंह जी बात कर रहे थे, हमारे प्रवक्ता संबित पात्रा जी थे, इसलिए मैं सोचा एक ऐसे ही ये लोग अपनी गलतियों से एकदम दिल्ली की जनता की नज़रों में गिर गए हैं। अब दो आदमी बात करें तो क्या होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सोचिए, जिस संकट में हम दूसरों को राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, बच्चों को दूध दे रहे हैं, ये इलाज करने से इनकार कर रहे हैं, और उनका इलाज करने से इनकार कर रहे हैं जो दिल्ली में रहते हैं। वो किसी भी प्रदेश के रहने वाले हो, दिल्ली के वासी है सर। हम कह रहे हैं दिल्ली के वासियों का तो इलाज कर दो अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन एमसीडी के अस्पताल तो आपके अंडर है, वो कितना कोविड के लिए प्रिपेयर्ड है? मनोज जी 20 सेकंड के अंदर, एमसीडी के भी अस्पताल है, वो कितने प्रिपेयर्ड है कोविड के लिए? अमीश भाई आपको जानकारी दे दूं कि हमने तो ऑफर किया कि आप एमसीडी के सारे हॉस्पिटल लेके ऑपरेट करो, वो कर ही नहीं रहे हैं। हमने नॉर्थ एमसीडी के एक अस्पताल जो 60 बेड का है उसको दे रखा है, लेकिन वहां पर इनकी अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, ये लोग डॉक्टर ही नहीं दे रहे हैं। एक हॉस्पिटल और भी है साउथ एमसीडी का, जिसको नॉर्थ एमसीडी का ही, जो कि 300 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर अभी तक उसको टेक ओवर ही नहीं किया, उसको सारा सुपुर्द कर दिया गया है। ये सारी जानकारी देते हुए मैं सवाल पूछता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछा कि आप भैया ये झूठ की राजनीति क्यों कर रहे हो, इसमें प्राण बचाने की आप कह रहे हैं वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। मेरा आप दोनों से निवेदन है कि डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी जाती है और अस्पताल को मंदिर की तरह पूजा जाता है, तो मेरा निवेदन है कि जब भगवान फर्क नहीं करता तो कृपया करके ना कोई प्रदेश फर्क करे ना कोई देश फर्क करे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है, मैं माफी चाहता हूं संबित पात्रा से और संजय सिंह से आखिरी दौर में नहीं आ पाया। नमस्कार, धन्यवाद।